हूं ऐमन तहसीन और मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर शबशराज। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकॉन और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर मिर्जा इफ्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हमसे जानिए आज की खबरें, आज के हालात पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल के सबसे बड़े शो न्यूज टाइम विद पाक विमेन में। जी नाजरीन, मैं अपने शो का आगाज करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी एलओसी के हवाले से। तो भारत अपनी हददर्मी से बाज नहीं आ रहा और एक बार फिर भारत ने एलओसी को वायलेट किया है और एलओसी पर फायरिंग की है, गोलाबारी की है, जिससे 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इन 3 अफराद में 2 खवातीन जख्मी हुई हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन अस्करी साहब। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, सर मुझे बताएंगे जो एलओसी पर जो फायरिंग का वाकया पेश आया, तो पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद भारत एलओसी के खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत जो एलओसी की खिलाफ वर्जी इस हिसाब से कर रहा है कि हर हफ्ते में 2 या 3 वाकयात ज़रूर हो जाते हैं, उसकी 2 बड़ी कॉन्सिडरेशंस हैं जिसकी वजह से वो ये कर रहा है। पहला तो ये है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान को एक फौजी दबाव में रखा जाए, लेकिन ये दबाव इतना ना हो कि कोई बहुत बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर ले, तो उससे नीचे रहते हुए ये दबाव रखा जाए, और इसीलिए एलओसी के वाकयात जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ से हो रहे हैं। जी हसन अस्करी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मिर्जा इफ्तियार बेग। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि सर मुझे ये बताएं कि ये जो एलओसी पर काफ़ी ज़्यादा वायलेशन हो रही है, फायरिंग के वाकयात आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? भारत कभी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में सोशल मीडिया को बैन कर देता है, कभी एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, तो क्या भारत आलमी इदारों की तवज्जो कश्मीर इशू से हटाना चाह रहा है? यकीनन ऐमन, इसकी एक बड़ी वजह तो यही है कि वो टेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। और लेकिन एक बात मैं बताऊं बड़ी दिलचस्प है कि इस अरसे में इंडिया पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हो गया है, लेकिन पाकिस्तान पुरज़्म है कि हम अपनी सरहदों का दफा करना चाहते हैं। हमारे फौजी जो हैं नन टू नंबर 2 हैं। जहाँ भी उन्होंने खिलाफ वर्जी करी है, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और वो जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन ये टेंशन 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के कुछ सूट नहीं करती, इसलिए दुनिया भी यही चाहती है कि इसको डिफ्यूज़ हो। अमेरिका ने भी इसमें मेडिएशन का वादा करा है, चीन ने भी कश्मीर के ऊपर एक मौके पेश किया, और तुर्की ने बहुत वाज़े जाके वहाँ पे अपने रोल अदा करने के लिए ऑफर किया है। तो ये सब चीजें हैं जिसमें जी पाकिस्तान बिल्कुल, और इसमें भारत का जी बिल्कुल इसमें भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो शो करता है कि भारत जो है वो कितना ज्यादा जुल्म कर रहा है कश्मीरियों पर। लेकिन शब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज इस पर खामोश क्यों है, नोटिस क्यों नहीं ले रही? सबसे पहले एमन, मैं तो सर से एग्री करूंगी कि इंडिया जो है उसको ये बात बहुत चुभ रही है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत आगे जा रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो ये छोटे छोटे जो प्रोपेगेंडा इधर उधर करता है, स्पेशली कश्मीर में उनका ज़्यादा कंट्रोल है, तो कश्मीरी जो नौजवान हैं उनको शहीद करता है, जैसे सर ने कहा है कि उनको ब्लाइंड करता है ताकि वो स्कूल ना जा सके, और वहाँ के जो खवातीन हैं उनके साथ ज्यादती करता है। तो इंडिया जो है अपना रियल फेस कभी कभार दिखाने की कोशिश करता है। इंडिया जो कि अपने आप को एशिया का सबसे बड़ा जो है वो जमहूरियत कहलाने की कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल उसके जो रियलिटी है उसके बिल्कुल बरहक से। इसी तरह जो इंडियन हुकूमत है उसने मकबूजा कश्मीर में एयर स्ट्राइक्स के जरिए नौजवानों को शहीद करने का, और जो मुजाहिदीन है उनको उनके ठिकानों को जो है निशाना बनाने की मंजूरी दे दी है। और जो वज़ीर आज़म है, भारतीय वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी इसकी मंजूरी दे दी है। तो दिस इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, या जो अपने आप को एक बल्कि पाकिस्तान को कोशिश करता है कि इंडिया दुनिया को दिखाए कि पाकिस्तान सबसे बड़ा जो दहशतगर्द मुल्क है।
اور جو اس طرح کے اگزامپل سامنے آتے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک تو حکومتی سطح پر حالیہ حکومت ہے وہ کیا سٹیپس اٹھائے گی تاکہ جو باقی عالمی جو مسلم امہ ہے وہ اس پہ آواز اٹھائے، اس پہ ایکشن اٹھائے، تاکہ جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں کشمیر پہ، اور بالکل وہ اپنی جو جدوجہد ہے فریڈم کے لیے جو اسٹرگل ہے اس کے لیے وہ اپنے رائٹس نہیں ان کو مل رہی، تو اس پہ حکومتی سطح پر، کیونکہ یو ریپرزینٹ پیپلز پارٹی، تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا اس طرح کے اقدام ہونے چاہیے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ آواز اٹھائے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا تو یہ سلوگن ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور کشمیر پہ ہم نے کسی بھی صورت میں کوئی سمجھوتا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عالمی میڈیا کو بھی انگیج کرنا ہے، اور عالمی میڈیا کو جب آپ انگیج کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی یونائٹڈ نیشن ایک ادارہ ہے جس میں ہمارے مستقل مندوب جو ہیں ملیہ لودھی صاحبہ نے ڈوزرز پیش کیے ہیں، وہ شواہد پیش کیے ہیں، وہ ایویڈنسز پیش کیے ہیں جس میں کشمیر کے مظالم جو ہیں دکھائے گئے ہیں. بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ، پھر مزید گفتگو کریں گے. زندگی ختم کر دینے سے وہ تحریک دم نہیں توڑ سکتی جس نے ہمارے لہو سے کشمیر کی شاہراہیں روشن کی ہیں. ہم نے خود کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن تمہارا ہر ظلم ہماری جد و جہد کو زندہ کرتا ہے. گولی ہمارا تعاقب کرتی ہے اور ہم بارودی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں. دیکھو، ہم زندہ ہیں. کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر بھارت کا ہر ستم ایک نئے حربے کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. پہلے سانس لینے پر پابندی، پاکستان کا جھنڈا لہرانے پر پابندی، اللہ اکبر کی صداؤں پر پابندی، سوشل میڈیا کا گلا گھوٹا گیا، اور اب مقبوضہ وادی میں مجاہدین کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں عوامی تحریک اور جذبہ آزادی کو کچلنے کے لیے بھارتی سرکار نے ایک اور انسانیت سوز منصوبہ تیار کر لیا ہے، جس کے خلاف انسانی حقوق کی نمائندہ عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے نمائندے نے مرکزی دفتر USA اور اقوام متحدہ کے دفتر کو باقاعدہ خط ارسال کر دیا ہے کہ بھارت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی سے باز رکھا جائے. جی، آپ نے رپورٹ دیکھی. میں ایمن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ایئر سٹرائکس بھارت نے اناؤنس کر دی ہے، گورنمنٹ نے منظوری بھی دے دی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک تو گو تھرو ہو جائے گا، دوسرا جس طرح سر نے کہا کہ اس طرح مسلم امہ آواز اٹھاتی ہے اور ضرور اٹھائے گی. پاکستان نے ہمیشہ جو کشمیری بھائی ہیں ہمارے، ان کے لیے، ان کی آزادی کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، مگر اس کو سپورٹ جو ہے اسرائیل کی طرف سے فل سپورٹ ہے، تو آپ اس پہ کیا کہو گے؟ دیکھیں شب، یہ کھلا پروپیگنڈا ہے ایکچولی بھارت کا کہ کبھی جو ہے وہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں سوشل میڈیا پر بین لگا دیا جاتا ہے تاکہ ان کی آواز عالمی سطح تک نہ پہنچ سکے. کبھی یہ جو ابھی ایئر سٹرائک کی بات کی گئی ہے، تو یہ ضروری نہیں، یہ انہوں نے ایک ریزن تو دیا ہے بھارت نے کہ مجاہدین کے لیے یہ ایئر سٹرائک کی جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مجاہدین بھی بلکہ معصوم شہری بھی اس کا نشانہ بن سکتے ہیں. تو اسرائیل جو ہے وہ بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے اس چیز میں. یہ عالمی ادارے جو ہیں وہ UN جو ہے، ان کو دیکھنا چاہیے، سارے عالمی اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ کون سپورٹ کر رہا ہے اور کس چیز پہ سپورٹ کر رہا ہے، تو جو ہے اس پر ایکشن ضرور لینا چاہیے. جی ناظرین، اب میں اکنامک گروتھ کے حوالے سے بات کروں تو آج ون بیلٹ ون روڈ فورم کا آغاز ہو گیا ہے. یہ 2 دن کی سمٹ ہے جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے بیجنگ کا دورہ کیا ہے. وہاں انہوں نے چین کے صدر سے ملاقات کی ہے، جس کے وہ اپنے ایک ڈیلیگیٹس کے ساتھ گئے ہیں، جس میں 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شامل ہیں. اس میں جو ون بیلٹ ون روڈ فورم ہے اس میں 28 کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹ اور گورنمنٹ آفیشلز شامل ہیں. سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ جو ون بیلٹ ون روڈ فورم ہے، اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ تو یہ ون بیلٹ ون روڈ ریجنل کنیکٹیوٹی کا ایک ماڈل ہے چائنا کا، جو انہوں نے پاکستان سے شروع کیا ہے،
اور یہ 3 بر اعظم کو بعد میں آپس میں ملائے گا، ایشیا کو، یورپ کو اور افریقہ کو. جی تو اس میں وزیر اعظم صاحب اپنے بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ بیجنگ گئے ہیں، اور یہ جو فورم ہے اس میں تقریباً 1000 مندوبین آئے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا ڈیلیگیشن ہے جس کو وزیر اعظم لیڈ کر رہے ہیں. چاروں صوبوں کے، جیسے آپ نے کہا، چیف منسٹرز ہیں، وفاقی وزیر ہیں، فیڈریشن کے صدر ہیں، اور وہاں پہ کل کچھ منصوبوں پہ سائن کیے گئے ہیں جس میں گوادر ایئرپورٹ کا منصوبہ خاص طور سے شامل ہے. پھر ریلوے کے ٹریک کی اپگریڈیشن ہے، اور اس کے حساب سے بھی تقریباً 400 سے 500 ملین ڈالر کے نئے منصوبوں پہ دستخط ہوئے ہیں. لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو مجھے بہت اچھا لگا اور جو میں اپنے سامعین سے ڈسکس بھی کرنا چاہوں گا، کہ اس میں پہلے انوگرل سیشن میں، افتتاحی سیشن میں، صرف پاکستان کے وزیر اعظم نے تقریر کی، چائنا کے صدر نے کی، اردوغان نے جو ترکی نے کی، اور رشیا کے پوٹن نے کی، اور یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو نئے انہوں کی. یعنی اس سے اونچا فورم نہیں ہو سکتا جس میں پاکستان کو بولنے کا ایک موقع دیا گیا، اور پاکستان نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کی پروگریس، ان منصوبوں کے فوائد، اور انویٹیشن ان تمام ممالک کو کہ وہ اس میں آن بورڈ ہوں ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے جو ہمارے ریجن میں آتے ہیں. تو کل کا ایک یہ ہسٹورک فورم تھا جس میں پاکستان اور چین کے علاوہ دنیا کے اور ریجن کے بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے اور اس میں شامل ہونے کی خواہش بھی ظاہر کی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کو چبھ رہی ہیں، اور انڈیا دیکھ رہا ہے آستے کے آستے اکنومیکلی انڈیا کا آئسولیشن بڑا واضح نظر آ رہا ہے. پاکستان میں آن بورڈ جو ہیں وہ جتنی بڑی اکانومیز ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ہم سے بہت زیادہ محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کا بھی اتنا ہی فائدہ ہے. یہ ون ون سچویشن ہے. یہ ممالک جب تجارت کریں گے تو ان کی تجارت 1/3 وقت اور 1/3 لاگت میں ہو سکے گی. تو یہ کتنا بڑا فائدہ، $1 ٹریلین کی جو ٹریڈ ہے، اب جب اس روٹ سے کریں گے تو اس کا بلینز آف ڈالر کا جو ہے فائدہ ہوگا، اور پاکستان کو اس کی ٹرانزٹ فیس بھی ملے گی. تو بس میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ منصوبہ پاکستان کی ڈیسٹنی چینج کرنے کے مترادف ہوگا انشاءاللہ. اور پاکستان اور چین جو ہے وہ ایک کافی اچھے دوست بھی ہیں، اور چائنا جو ہے کافی سپورٹ بھی کرتا ہے کشمیر ایشو پر پاکستان کو، لیکن یہ بھارت کو چبھ رہی ہے بات. تو شب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ Enough said about بھارت. میں تو یہ کہوں گی کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی ایک مثالی دوستی ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کو ایک اوپر درجہ دیا ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی کا خیال رکھا ہے. اسی طرح یہ جو ون بیلٹ ون روڈ فورم ہے، یہ ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں بہت سارے ممالک جو کہ پہلے انٹرسٹڈ نہیں تھے، ایجپٹ، UAE، رشیا اور چائنا تو ویسے بھی ہمارے ساتھ اس کی دوستی ہے، پلس جو افغانستان سے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، باقی جو سینٹرل ایشیا ہے اس کو بہت انٹر لنک کر رہا ہے یہ فورم. یہ پہلے ہم نے سی پیک دیکھا، سی پیک کے حوالے سے دیکھے تو جو گوادر پورٹ ہے وہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ایک اور ڈیولپمنٹ کی جو ایک نیوز ہے، KP کنگ نے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے جو ادویات ہے اس کے لیے ایک ترامیم پیش کی ہے، اس کی منظوری بھی دے دی ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہے، جو کہ NWFP ڈرگ رولز 1982 میں جو ہے امینڈمنٹ کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس پر ایک پیکج دیکھتے ہیں، پھر اس پر ڈسکس کریں گے. خیبر پختونخوا حکومت نے NWF ڈرگ رولز 1982 میں ترمیم کے ذریعے صوبے میں میڈیکل سٹورز، فارمیسی شاپس اور ادویات کی ہول سیل دکانوں کے ساتھ ساتھ ادویہ کی خرید و فروخت کے لیے نئے اصول و ضوابط وضع کر دیے ہیں. نئے قواعد کے تحت میڈیکل سٹورز اور فارماسٹ کے لیے متعلقہ ادارے سے لائسنس یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ فارمیسی کے شعبے میں گریجویٹ یا ڈپلوما ہولڈر ہونا لازم ہوگا، جبکہ ہول سیل سٹورز میں صرف فارمیسی گریجویٹ اور لائسنس یافتہ شخص لین دین کا اہل
होगा। नई तरमीम के जरिए इस्लाम में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर्स को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो फार्मासिस्ट को मुकर्ररा वक्त के अंदर लाइसेंस जारी करने के साथ साथ उसकी तजदीद भी करेंगे। वाज़ेह है कि ड्रग एक्ट मजरिया 1976 के सेक्शन 44 के तहत ड्रग रूल्स बनाने और उनमें तरमीम का इख्तियार सूबाई हुकूमतों के पास है। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि यू रिप्रेजेंट पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में जो है ज़्यादातर इसका होल्ड है, इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या होगी? पहले भी इस तरह के अमेंडमेंट्स हुए हैं मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती एंड प्लस क्योंकि सिंध में ज़्यादा अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, तो ये जो इसके रूल के तहत इसमें कहा गया कि जो मैन्युफैक्चरर्स जो ड्रग स्टोर्स को उन्हीं ड्रग स्टोर्स को सप्लाई करेगी अद्वियात जिनके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, या उन स्टोर्स में ही अद्वियात को सप्लाई किया जाएगा जिन पर एक जो सर्टिफाइड फार्मासिस्ट बैठा होगा। तो डू यू थिंक एक तो ये कराची में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ये ड्रग रूल यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो, और जो कि कराची से हो के मैन्युफैक्चरर्स अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये रूल रेगुलेट हो रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कराची और खैबर पख्तूनख्वा नहीं, ये एक खुशाइन बात है, एक ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान में इस रूल का नाफिज होना चाहिए कि अद्वियात हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दी जाएं। आज आप जाके किसी भी फार्मेसी से काउंटर पे पैसे देके दवा ले लेती हैं, सोने की गोलियां जो होती हैं वो ले लेती हैं, तालिब इल्म जागने की गोलियां ले लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनके लिए डोज नहीं पता होती उन्हें और ओवर डोज की वजह से नुकसान पहुँचे। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि एक फार्मिस्ट हो ताकि वो अद्वियात को देख के और फिर उसको दे, ताकि सही दवा जो है वो सार्फिन के हाथ में जाए, और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवा होनी चाहिए। वो जुबानी आके बोल के दवा ले लेना, क्योंकि दवा की प्रिस्क्रिप्शन जो होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल है दवा के असर करने में, कि वो किस वक्त ली जाए, कितनी ली जाए, और वो मरीज़ के हिसाब से डॉक्टर जो है उसकी हिस्ट्री को देखते हुए वो कौन सी दूसरी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं देखते हुए वो करता है। तो ये खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में तो इसको नाफिज अमल होना चाहिए। सॉरी टू कट यू ऑफ, मगर ये दुनिया में ये रूल बहुत पहले इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और ये तो एक इस पे बात होना जो है नाकाबिल, एक बहुत अम्यूजिंग बात है कि पाकिस्तान में अभी ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोची जा रही है। तो आपको लगता है कि अभी देर नहीं हुई? बिल्कुल देर हुई है, लेकिन इस्लाहात जो हैं वो जब भी हों अच्छी लगती हैं। तो मैं इस बात पे ज़्यादा टाइम खर्च करने से कि देर हो गई है, कितनी देर हो गई है, मैं इस बात पे जोर दूंगा कि उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट किया जाए और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, ताकि इसमें अपना फार्मेसीज़ ने भी अपना रोल प्ले करना है। उनका नुकसान शुरू में हो सकता है, लेकिन वो इस पर जोर दें कि जी नहीं, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवा हो और फार्मिस्ट जो है वो फार्मेसी में बैठा हुआ हो, उसको देख के फिर वो दवा दे, और इसका बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हो कि वो छापे मारें और देखें कि क्या दवाइयाँ अब भी पहले की तरह ज़ुबानी बोल के ली जा रही हैं या प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टरों की पड़ी है रिकॉर्ड में जिससे उन्होंने दवाएं जो हैं इशू की हैं। जी बिल्कुल, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो एक्ट में अमेंडमेंट हुई है ये किसी माफिया की नज़र ना हो, इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए, बल्कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपोजिशन ने ये रूल निकाला है इसको वो एक खुशाइद बात है कि ये इम्प्लीमेंट हो रही है, बल्कि ओवरऑल एक पूरे मुल्क में ये रूल जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ऑन दिस नोट एक शॉर्ट से ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू पाक वुमेन। अब मैं बात करूंगी मदर्स डे के हवाले से, तो एक शेर अर्ज करूंगी, ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है।
आज मदर्स डे मनाया जा रहा है इंटरनेशनली, जो है वो मदर्स डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया भर में 14 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें लोग जो है वो अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करते हैं। जिनके सरों पे माँओं का साया अब तक मौजूद है वो अपनी माँओं से एक मोहब्बत का इजहार करते हैं, और जिनके सरों पर माँओं का साया मौजूद नहीं है वो उनको याद करके इस दिन को जो है वो मनाते हैं। यहाँ हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, पहले रिपोर्ट देखते हैं। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया के सबसे खूबसूरत, पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है, क्योंकि हमारे माशरे में माँ के रिश्ते को इंतहाई अहमियत हासिल है और हर दिन माँ का दिन समझा जाता है। माओं के आलमी दिन पर आज पाकिस्तान में भी तमाम लोग अपनी माओं को ये एहसास दिला रहे हैं कि माएँ उनके लिए हमेशा अहम थीं और रहेंगी, और ये कि वो उनसे हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। जी नाजरीन, जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा, ये जो आलमी दिन मनाया जाता है मदर्स डे, इसमें इस पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ते को की अज़मत को, अहमियत को उजागर करना है। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि हमने सुना है आप अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ रहे हैं और जो अभी आपका मकाम है वो आपकी सिर्फ वालदा की वजह से है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी ऐमन, आज का दिन बड़ा सेंटिमेंटल है मेरे लिए। ये मदर डे पे जब वालदा ज़िंदा थी तो हम दूसरी तरह से मनाते थे, फूलों से उनको लंच पे हम बहन भाई लेके जाते थे और फिर वो पूरा दिन उसी तरह से उनके साथ उनकी दुआओं के तले गुजरता था। लेकिन अब 2 साल से वालदा का हमारी इंतकाल हो गया है और मैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान बन गया हूँ। आज जो कुछ भी हूँ वालदा की दुआओं की, उनकी साए से मैं हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम जो है जिसने जीने का करीना हमें सिखाया वो माँ है, और वो बड़े खुश नसीब हैं लोग जिनकी वालदा जो है ज़िंदा हैं, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं। और मेरी उनको मशवरा ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनसे को प्यार बांट सकते हैं, उनका एहतराम कर सकते हैं, कर लें, क्योंकि ये फिर जब नहीं होंगी चीज़ें तो आपको एक बड़ी हुक सी होगी, आप बहुत मिस करेंगे इन चीज़ों को। मैं जैसे आज करता हूँ, हम उम्रे पे जाते थे जब भी तो वालदा मेरे साथ होती थी, और 14-15 साल रमज़ानों में वालदा के साथ उम्रा करता था, वो एक रूटीन था। अब मैं जब अकेले जाता हूँ तो ऐसा लगता है कोई बैग साथ में नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, वो बात ही नहीं आती कि जो वालदा के साथ। उनके कहने पे मैंने ऐसी उनके एक बार उम्रे के दौरान ख्वाहिश जाहिर कर दी कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं खाने काबा के अंदर जाके देखूं अंदर कैसा है। बादशाह सलामत गए थे गुस्ल करने के लिए और मैं भूल गया। 2-2.5 साल के बाद सऊदी कौंसल जनरल के यहाँ से फ़ोन आया कि आपको शाही मेहमान के तौर पे गुस्ल काबा के लिए बुलाया गया है। मैं यमन का कौंसल जनरल हूँ, मेरे भाई इश्तियाक बेग मोरक्को के कौंसल जनरल, इस नाते से मुस्लिम ममालिक के कुछ कौंसल जनरल्स को बुलाया गया था, तो हमें यहाँ से बुलाया। और मैं तो फिर सिजदे में पड़ गया कि मुझे तो याद ही नहीं है, और ये दुआ आप करती रहीं रात को तहज्जुद पे उठ के, और अल्लाह ताला ने आज पूरी कराई। तो ये माँ जो है उसको अल्फाज में कोई डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल प्योर जेन्युइन रिश्ता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जो इस दौलत से माला मार हैं। मैं ये समझता हूँ आज के दिन जो मदर डे इंटरनेशनली मनाया जा रहा है, उसमें हम वो बड़े बदनसीब लोग हैं जो आज के दिन वालिदैन और ख़ास तौर से वालदा के ज़िंदा होते हुए भी उनसे दुआएं नहीं ले रहे, उनको उस तरह से इंटरटेन नहीं कर रहे जो इस रिश्ते का हक भी है और मनसब भी है। जी सर, आपको ये नहीं लगता कि ये जो मदर्स डे है वो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर सेकंड मनाना चाहिए? लेकिन जो लोग वालिदैन की इज्जत करते हैं उनका तो एक फॉर्मेट होता है। जैसे वालदा के इंतकाल के बाद मैं जब मतलब सुबह उठता हूँ, नमाज वगैरह पढ़ के और तलावत वगैरह करके 8:45 बजे मैं ऑफिस होता हूँ, लेकिन जाते वक्त मैं
कब्रिस्तान से होता हुआ वालदा की कब्र से जाता हूँ और फातिहा पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी मेरे साथ हैं। और जिस दिन मैं बाहर होता हूँ मुल्क से और या इस्लामाबाद में मीटिंगें होती हैं तो सुबह मैं होटल से उठ के मीटिंग पे जाता हूँ तो लगता है कि आज मैं अकेला हूँ। न्यूज़ टाइम विद पाक वुमेन। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जरदारी साहब ने पेशावर में एक प्रेस ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, बशर्ते इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है उन पर बहुत जोर दिया। आरओज़ का इलेक्शन, उन्होंने कहा कि जो पिछला इलेक्शन था वो आरओज़ का इलेक्शन था और इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देगी। दांधली पिछले इलेक्शन में जो हुई है उसकी वजह से जो इलेक्शन में धांधली हुई है और आरओज़ ने पूरा टेक ओवर किया था और गवर्नमेंट जो है अभी हर चीज़ को महंगे तरीके से बना रही है, जो भी मंसूबे बना रही है वो 3 गुना ज़्यादा कीमत पर बन रही है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक किस तरह के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जरदारी साहब, दूसरी के क्या इकदामात ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी सोच रही है, स्टेप्स ऐसे कि वो आवाम का वोट बैंक जीतने की कोशिश किस तरह वो कर सकेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी है, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है और हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है। लेकिन इलेक्शन में जो धांधलियाँ की जाती हैं तीसरी क़ुव्वत के ज़रिए या दूसरी कुछ सियासी जमातें, हुक्मरान जमातें, उससे रिज़ल्ट बदल दिए जाते हैं। मैं इसको कहता हूँ इस आवाम की मैंडेट को बदल दिया जाता है। उसमें मैं खुद उसका विक्टिम हूँ। मैंने इलेक्शन जब लड़ा था NA 250 से तो रात तक में हम जीत गए थे तमाम और आरओ ने साइन कर दिए थे पेपर, लेकिन सुबह गन पॉइंट पे रिज़ल्ट चेंज कराए गए और सुबह जो है ऐलान बदल दिया गया। तो ये सब चीज़ें न सिर्फ हमें बहुत तकलीफ देती हैं बल्कि उन लोगों को जिन्होंने अपनी एक मैंडेट एक को दी, उसकी मैंडेट का एहतराम ये नहीं किया गया। लिहाजा हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया है। इलेक्शन रिफॉर्म्स में सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के सिस्टम को मुतारिफ कराया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पूरी दुनिया में होती है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो कोई ऐसी नई चीज नहीं है, कामयाब है। बिल्कुल। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा ये और दिया है और मैनिपुलेशन से, रिगिंग से दूसरे लोग जो है वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएं, ये मैं समझता हूँ जमहूरियत की एक बहुत बड़ी बदनसीबी होगी।